दिल्ली गेट के पुराने शहर की तंग और तारीक गलियों में, जहां वक्त गोया सदियों से रुका हुआ है, एक मकान है जो रात के सन्नाटे में अपनी कहानियां सुनाता है। ये कहानियां ऐसी है कि सुनने वालों के दिल दहल जाते हैं और रातों की नींद उड़ जाती है। दिल्ली गेट के करीब वाक़ई ये मकान, जिसे मकामी लोग परियों का घर कहते हैं, बरसों से खाली पड़ा है। इसकी दीवारों में कोई ऐसी ताकत बसती है जो हर आने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। रात के वक्त इस मकान से अजीब सी चीखें सुनाई देती हैं, खिड़कियों से रोशनियों के परछाएं दिखाई देती हैं और कभी कभार ऐसी सरगोशियां गूंजती हैं जो दिल की धड़कन रोक देती हैं। कहते हैं कि जो भी इस मकान में कदम रखता है वो या तो वापस नहीं आता या फिर उसकी जहनी हालत कभी पहले जैसी नहीं रहती। आज हम आपको उसी पुरस्कार मकान की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो ना सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि आपको उसके राजों की गहराइयों में ले जाएगी। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सफर के लिए, जहां हर मोड़ पर खतरा और राज आपका इंतजार कर रहे हैं? ये बात 1980 की दहकती गर्मियों की है। दिल्ली गेट के करीब एक छोटा सा मोहल्ला था, जहां जिंदगी अपनी रोजमर्रा की रफ्तार से चल रही थी। तंग गलियों में बच्चों की खेलकूद की आवाजें गूंजती थीं, दुकानदार अपनी दुकानों पर ग्राहकों को पुकारते थे और रक्षों के हारन की आवाजें फजा में बिखरी रहती थीं। मोहल्ले के लोग सादा और मेहनती थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अजीब सा खौफ समाया हुआ था, और वो खौफ इस पुराने वीरान मकान से जुड़ा था जो मोहल्ले के बीचों बीच खड़ा था। ये मकान कोई मामूली इमारत नहीं थी। उसकी दीवारें काली और फटी हुई थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजे पर एक जंग आलूद ताला लगा था जो बरसों से बंद पड़ा था। कुछ का कहना था कि इस मकान में एक खानदान रहता था जो एक रात अचानक गायब हो गया। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने रात के वक्त इस मकान की खिड़कियों से अजीब सी रोशनियां देखीं जो कभी नीली तो कभी सुर्ख होती थी। कुछ ने कहा कि उन्हें वहां से बच्चों के रोने या औरतों की चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। एक बूढ़े शख्स, जिन्हें मोहल्ले वाले चाचा यूनुस कहते थे, ने तो ये भी बताया कि इस मकान में एक ऐसी ताकत बसती है जो रात को जागती है और हर उस शख्स को अपना शिकार बनाती है जो उसके करीब जाता है। ये मकान कोई आम जगह नहीं है। चाचा यूनुस ने एक दिन मोहल्ले के चाय खाने पर बैठकर कहा, इसकी दीवारों में राज छुपे हैं और वो राज कोई सुनना नहीं चाहता। जो इस मकान में गया वो या तो वापस नहीं आया या फिर उसका दिमाग खराब हो गया। उनकी बात सुनकर कुछ लोग हंस पड़े, लेकिन उनकी आंखों में खौफ साफ नजर आता था। इस मोहल्ले में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम आसिम था। आसिम एक बहादुर, ज़हीन और तजस्सुस से भरपूर लड़का था। वो कॉलेज का तालिब इल्म था और हर चीज की तह तक जाने की ख्वाहिश रखता था। उसे साइंस और मंतिक पर यकीन था और वो इस तरह की भूतों की कहानियों वाहमात समझता था। आसिम के दोस्त इसकी बहादुरी से खूब वाकिफ थे, लेकिन वो उसे अक्सर छेड़ते कि अगर वो वाकई इतना निडर है तो उस मकान में एक रात गुजार कर दिखाए। आसिम के दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप था, वकास, शहजाद और रमशा। ये चारों अक्सर शाम को मोहल्ले के चाय खाने पर बैठकर गपशप लगाते थे। वकास एक मजाकी और शरारती लड़का था जो हर वक्त आसिम को चैलेंज करता रहता था। शहजाद ज्यादा संजीदा था, लेकिन उसे भी आसिम की बहादुरी को आजमाने में मजा आता था। रमशा, जो ग्रुप की वाहिद लड़की थी, हमेशा आसिम को खबरदार करती कि वो इस मकान के बारे में मजाक न करे। आसिम, वो जगह ठीक नहीं है। मेरी नानी कहती हैं कि इस मकान में कोई शैतानी ताकत बसती है, रमशा ने एक दिन कहा। लेकिन आसिम ने हंसते हुए जवाब दिया, रमशा, ये सब तुम्हारी नानी की कहानियां हैं। आजकल भूतों का जमाना नहीं है। एक शाम जब चारों दोस्त चाय खाने पर बैठे थे, वकास ने आसिम को एक बार फिर चैलेंज किया। आसिम, तू बड़ा बहादुर बनता है ना? अगर हिम्मत है तो इस परियों के घर में एक रात गुजार कर दिखा। शहजाद ने हंसते हुए कहा, हाँ, और अगर तू जिंदा वापस आया तो हम सब तुझे शाम की चाय पिलाएंगे। रिमशा ने फिक्रमंदी से कहा, वकास, ये मजाक की बात नहीं है, वो मकान वाकई खतरनाक है। लेकिन आसिम ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, मैं आज रात उस मकान में जाऊंगा,
तुम सब कल सुबह मुझे वहीं मिलना। देखते हैं कौन सी भूतनी मुझे डराती है। इसकी बात पर सब हंस पड़े, लेकिन रिमशा की आंखों में खौफ साफ नजर आता था। आसिम ने घर जाकर अपनी तैयारी शुरू की। उसने एक बैकपैक में जरूरी सामान डाला, एक टॉर्च, इजाफी बैटरियां, पानी की बोतल, कुछ बिस्किट, एक छोटी सी छुरी जो उसे अपने वालिद से मिली थी, और उसका पुराना नोकिया मोबाइल फोन जिसमें उस वक्त के हिसाब से कैमरा भी था। उसने सोचा कि अगर वहां कुछ अजीब हुआ तो वो उसकी तस्वीर लेगा ताकि अपने दोस्तों को दिखा सके। उसकी वालिदा, जो उस मकान की कहानियों से वाकिफ थीं, ने उसे रोकने की कोशिश की। आसिम बेटा, वो जगह ठीक नहीं है, वहां मत जाओ, उन्होंने फिक्रमंदी से कहा। लेकिन आसिम ने हंसते हुए जवाब दिया, अम्मी ये सब अफवाहें हैं, मैं कल सुबह वापस आऊंगा, फिक्र न करे। रात के 10 बजे जब मोहल्ला सन्नाटे में डूब चुका था, आसिम अपना बैग लेकर निकला। देहली गेट की गलियों से गुजरते हुए वो उस मकान के करीब पहुंचा। चांद की हल्की सी रोशनी गलियों पर पड़ रही थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। मकान के सामने पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली। दरवाजे पर लगा जंग आलूद ताला उसे देखकर अजीब सा लगा। उसने ताले को हाथ लगाया तो वो आसानी से खुल गया, जैसे बरसों से उसे खोलने का इंतजार था। आसिम ने दरवाजा धकेल कर खोला और एक अजीब सी सर्दी ने उसे घेर लिया। मकान के अंदर की हवा ऐसी थी जैसे कोई उसे सांस लेने से रोक रहा हो। उसने अपनी टॉर्च जलाकर रोशनी इधर उधर फेरनी शुरू की। दरवाजा खुलने के साथ ही आसिम एक बड़े हॉल में दाखिल हुआ। हॉल की दीवारों पर पुरानी तस्वीर लटकी हुई थीं, जिनमें एक खानदान के अफराद थे। तस्वीर में मौजूद लोगों की आंखें ऐसी थीं जैसे वो आसिम को घूर रही हों। उनके चेहरों पर एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो कोई राज छुपा रहे हो। हॉल के बीच में एक पुरानी सीढ़ी थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। सीढ़ी के नीचे एक छोटा सा दरवाजा था जो शायद तह खाने की तरफ जाता था। हॉल के कोनों में मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और जमीन पर धूल की मोटी तह जमी थी। आसिम ने सोचा कि वो पहले नीचे के कमरों को देख लेगा। वो एक तंग राहदारी की तरफ बढ़ा जिसके दोनों तरफ कई बंद दरवाजे थे। उसने पहला दरवाजा खोला, एक पुराने ड्राइंग रूम की तरफ खुलता था। कमरे में एक पुराना सोफा, एक टूटी हुई मेज और एक अलमारी थी। अलमारी के दरवाजे हल्के से खुले हुए थे और उससे एक अजीब सी बदबू आ रही थी। आसिम ने जब अलमारी खोली तो उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी की हालत ऐसी थी जैसे उसे बरसों से कोई हाथ नहीं लगा। उसने डायरी खोली तो उसमें लिखा था, ये मकान हमारा था लेकिन अब ये हमारा नहीं रहा। वो हर रात आती है, उसकी आंखें वो हमें सोने नहीं देती। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो भाग जाओ, वरना वो तुम्हें भी ले जाएगी। आसिम के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी को बंद किया और अपने आप को समझाया कि ये कोई मजाक है। लेकिन उसी लम्हे कमरे की खिड़की अचानक जोर से बंद हुई और टॉर्च की रोशनी हल्की हल्की टिमटिमाने लगी। आसिम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक साये ने चौंका दिया। वो साया दीवार पर नाच रहा था, लेकिन कमरे में कोई और नहीं था। उसने अपने दिल की धड़कन को संभाला और सोचा कि यह सब उसके दिमाग का वहमा है। आसिम ने अपने आप को संभाला और ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर राहदारी के दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। यह दरवाजा एक बावर्ची खाने की तरफ खुलता था। बावर्ची खाने में पुराने बर्तन, एक टूटा हुआ चूल्हा और एक छोटी सी अलमारी थी। अलमारी के अंदर कुछ पुराने कागजात पड़े थे जिन पर अजीब से निशानात बने हुए थे। आसिम को ये निशानात देखकर अजीब सा खौफ महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया कि वो डरने वालों में से नहीं है। इसी दौरान उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हल्के हल्के सरगोशी कर रहा हो। आसिम, आसिम। आवाज इतनी हल्की थी कि वो समझ न सका कि ये उसके दिमाग का वहम है या वाकई कोई उसे पुकार रहा है। उसने टॉर्च की रोशनी उधर फेरनी शुरू की, लेकिन उसे कुछ नजर न आया। वो बावर्ची खाने से निकलकर हॉल की तरफ वापस आया
और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। नहीं। सीढ़ियां चढ़कर आसिम ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। यहां एक लंबी राहदारी थी, जिसके दोनों तरफ कई बंद दरवाजे थे। उसने पहला दरवाजा खोला, जो एक पुराने बेडरूम की तरफ खुलता था। कमरे में एक पुराना पलंग था, जिसकी चादर फटी हुई थी। पलंग के पास एक छोटी सी मेज पर एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी एक आंख गायब थी। आसिम ने गुड़िया को हाथ लगाया तो उसे एक अजीब सी सर्दी महसूस हुई। उसने गुड़िया को वापस रख दिया और कमरे से निकलने लगा, लेकिन उसे लगा जैसे गुड़िया उसकी तरफ देख रही हो। दूसरा दरवाजा खोलते ही उसे एक बड़ा कमरा मिला, जिसके बीच में एक बड़ा आईना रखा था। आईने के सामने एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर एक फटी हुई गुड़िया पड़ी थी। आईना इतना पुराना था कि उस पर धूल की मोटी तह जमी थी, लेकिन उसके बावजूद आसिम को अपना अक्स साफ नजर आया। उसने जैसे ही आईने की तरफ देखा, उसे अपना अक्स तो नजर आया, लेकिन उसके पीछे एक औरत का साया खड़ा था। उसकी लंबी जुल्फें उसके चेहरे को ढांप रही थीं और उसकी आंखें सुर्ख थीं। आसिम ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा आईने की तरफ देखा तो वो साया गायब हो चुका था। आसिम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अब उसे यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। उसी दौरान उसे सरगोशियां दोबारा सुनाई देने लगीं, लेकिन अब वो ज्यादा वाज़ेह थी। तुम यहां से नहीं जा सकते, तुम अब हमारे हो। आसिम ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन उसकी स्क्रीन पर अजीब से निशानात बन रहे थे और फिर वो बंद हो गया। अब आसिम उस कमरे में फंस चुका था। उसने टॉर्च उठाई और कमरे के कोनों को देखा। कमरे की दीवारों पर वही अजीब से निशानात कंदा थे जो उसने बावर्ची खाने में देखे थे। उसने आईने की तरफ दोबारा देखा और इस बार उसे अपना अक्स नहीं, बल्कि वही औरत नजर आई जो अब उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि आसिम का खून जम गया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दब गई। आसिम ने हिम्मत जमा की और आईने से नजरें हटाईं। उसने कमरे के कोने में एक छोटी सी अलमारी देखी जो दीवार से लगी हुई थी। उसने अलमारी खोली तो उसे एक पुराना संदूक मिला। संदूक पर वही निशानात कंदा थे। उसने संदूक खोला तो उसके अंदर कुछ पुराने खतूत और एक छोटी सी तस्वीर थी। तस्वीर में एक औरत थी जो वही औरत लगती थी जो उसे आईने में नजर आई थी। खतूत में लिखा था कि उस मकान का ताल्लुक एक खानदान से था जो कई दहाइयों पहले यहां रहता था, लेकिन एक रात उस खानदान के साथ कुछ खौफनाक हुआ और उसके बाद से ये मकान खाली पड़ा है। खतूत में औरत का जिक्र था जिसका नाम जहरा था। जहरा उस खानदान की सबसे बड़ी बेटी थी और कहा जाता था कि उसने अपनी जान उस मकान की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दी थी, लेकिन उसके बाद से उसकी रूह उस मकान में फिरती है और वो हर उस शख्स को अपना शिकार बनाती है जो उस मकान में दाखिल होता है। आसिम के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे लगा कि वो अब उस मकान की उस ताकत का शिकार बनने वाला है। रात के 2 बज चुके थे। आसिम अब उस कमरे में फंस चुका था और उसे लग रहा था कि वो अकेला नहीं है। उसने अपनी टॉर्च उठाई और आईने की तरफ देखा। इस बार आईने में उसका अपना अक्स नहीं था, बल्कि वही औरत थी जो अब उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। उसकी लंबी जुल्फें हवा में लहरा रही थी और उसकी सुर्ख आंखें आसिम को घूर रही थी। उसी लम्हे कमरे की रोशनियां टमटमाने लगीं और आसिम को लगा कि कोई उसके आगे कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने दोबारा आईने की तरफ देखा तो वो औरत अब आईने से बाहर निकल रही थी। उसकी लंबी जुल्फें हवा में लहरा रही थीं और उसकी सुर्ख आंखें आसिम को घूर रही थीं। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अगली किस्त में हम जानेंगे कि क्या आसिम इस मकान से निकल पाएगा या वो जहरा की ताकत का शिकार हो जाएगा।
क्या ये मकान वाकई किसी शैतानी ताकत का गढ़ है या उसके राज कुछ और है? जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार करें।